नमस्कार मित्रों, तो कैसे हो आप। अगर आपने थोड़ी भी तैयारी करके आज का पेपर दिया हो तो आपका दिल बहुत ही खुश हुआ होगा, क्योंकि आज का पेपर एवरेज लेवल का था। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी अच्छा हुआ होगा। मैं लेकर आ चुका हूँ आज के पेपर का हल विथ आंसर। तो दोस्तों जुड़े रहिए और BSTC से जुड़े लेटेस्ट अपडेट और क्लासेज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल NJ मोटिव को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले आए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। देखते हैं आज का प्रश्न पत्र किस प्रकार रहा। भारतीय भाषा संज्ञान और समाज। तो देखिए दोस्तों, भाषा संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या का प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूं मैं। प्रश्न पत्र चौथा है आपके ये DLED फर्स्ट ईयर 2021 का पेपर है। पूर्णांक 35, समय 2 घंटे। सामान्य से निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न करने हैं। 1 से 2 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दी गई पुस्तिका उत्तर पुस्तिका में लिखना है। बड़े प्रश्नों में जो आंतरिक भाग है उनका प्रश्न पत्र का हल हमें सतत रूप से करना है। तो पहला प्रश्न हमें पूछा गया था कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो इसका उत्तर होगा आपके 1 अक्टूबर 1953, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यह आंध्र प्रदेश हमारे भारत में पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था। क्या दोस्तों, भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब तक दूसरा क्वेश्चन है, अब तक संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल की गई। तो इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन से 22 भाषाएं। मूलतः संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन फिर संविधान संशोधन करके समय समय पर मांग उठाने पर अन्य भाषाओं को शामिल करके अब तक कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो ये 2 प्रश्न अपने दोस्तों थे जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, आधे आधे नंबर के थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ज़रा देखिएगा, अब प्रश्न अपने अति लघुतरात्मक शुरू हो गए हैं, जो 1-1 अंक के हैं। पहला है, भाषा और लिपि में प्राचीन कौन है। तो दोस्तों इसमें प्राचीन होगी भाषा, क्योंकि लिपि का आविष्कार भाषा को लिखित रूप देने के लिए हुई थी दोस्तों। तो इनमें प्राचीन कौन हो जाएगा, भाषा हो जाएगी। ये हो गया तीसरा उत्तर। चौथे में दोस्तों मेरे को डाउट है, फिर भी जो मेरे को पता है वो मैं बता देता हूँ आपको। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी मातृभाषाएं, वर्गीकृत भाषाएं व लिपियाँ हैं। तो इसमें मातृभाषाएं बताई गई हैं दोस्तों 234, वर्गीकृत भाषाएं बताई गई हैं इसमें 1632 और लिपियाँ बताई गई हैं दोस्तों 10। तो इसमें अगर आपको किसी को ये उत्तर गलत लगते हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसका उत्तर मैं कंफर्म नहीं करता हूँ, जितना मेरे को मालूम था मैंने बताया है। अब कोई किसी ज्ञानी को या किसी विद्वान जन को ज़्यादा उत्तर अच्छा से मालूम हो, कंफर्म हो, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मेरे अनुसार इसका उत्तर यही होना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने कि लिपि का प्रमुख प्रयोजन क्या है। दोस्तों यहाँ प्रयोजन से अभिप्राय है, लिपि का प्रमुख कार्य क्या है। तो इस समय लिपि का प्रमुख कार्य है भाषा को लिखित रूप देना। क्या है दोस्तों, भाषा को लिखित प्रमाणिक रूप देना। अगला प्रश्न है, वाक्य कब सार्थक संवाद कहलाता है। तो सार्थक तभी होगा वाक्य जब उनमें सभी शब्द सार्थक होंगे। तथा संवाद कब होता है, जब श्रोता और वक्ता दोनों के बीच संबंध हो, अर्थात श्रोता के द्वारा कही गई संपूर्ण बात को जिस ढंग से वह कहना चाहता है उसी ढंग तक वक्ता तक पहुंच जाती है, तब सार्थक संवाद हो जाता है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला की सिंपल सी परिभाषा है, भाषा में भाषा को व्यक्त करने के लिए लिपि में पृथक पृथक ध्वनियों के पृथक पृथक चिन्ह होते हैं, उनका समूह है वर्णमाला कहलाता है दोस्तों। भाषा में अर्थात लिपि में भाषा को व्यक्त करने के लिए लिपि में पृथक पृथक ध्वनियों के पृथक पृथक चिन्ह होते हैं, इन्हीं चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। अगला प्रश्न है, 8वां, लिपि किसे सुरक्षित रखने का माध्यम है। तो इसमें आप लिख सकते हो, लिपि भाषा, विचारों, नियमों को सुरक्षित रखने का माध्यम है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए 1-1 नंबर के।
तो यह 6 नंबर हो गए, और 1 नंबर के बहुविकल्पात्मक तो टोटल 7 नंबर अब तक हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, भाषा और अस्मिता में अटूट संबंध है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इस कथन में क्या है कि भाषा और अस्मिता में संबंध बताना है कि बोलने वाले व्यक्ति की भाषा के अंदर उसकी पहचान किस तरह से छुपी हुई होती है, ये बताना है। फिर मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बारे में बताना है। जैसे उत्पादन की इकाइयों पर जिसका नियंत्रण होता है वो तो हो गया बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और जो उत्पादन की इकाइयों में श्रमिक का काम करते हैं वो हो गया मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग भी कहते हैं। इन दोनों में ही भाषा का प्रयोग होता है। मजदूर वर्ग तो शोषण से बचने के लिए, शोषण का विरोध करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, जबकि बुर्जुआ वर्ग शोषण को संभव बनाने में भाषा का प्रयोग करता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, कोई भी 5 लोकोक्तियों का उदाहरण देना, आपको उनके अर्थ और वाक्य में प्रयोग करके बताने। इनमें आप अपने पढ़ी हुई पहली कक्षाओं में पढ़ी हुई, मतलब 10th 12th में आपने लोकोक्तियाँ तो पढ़ी होगी, उनका उदाहरण दे सकते हो और उनका अर्थ बताकर उनको वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। जैसे कुछ लोकोक्तियाँ हैं, अंधों में कान्हा राजा, ऊँट के मुंह में जीरा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस प्रकार आप 5 लोकोक्तियों को लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, देवनागरी लिपि में अक्षर की गोलाई, सुडौलता सुंदर होती है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, इनमें अक्षरों के ऊपर जो सिरा रेखा होती हैं, शिरोरेखा, वो अक्षरों की सुंदरता बढ़ाती है। विश्व की किसी भी भाषा को देवनागरी में लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार देवनागरी की कुछ लिपि की विशेषताएं हैं। ये हो गए अपने 4 प्रश्न 3-3 के। कितने हो गए दोस्तों? 4 प्रश्न 3-3 अंकों के, जो कि हो गए 12 नंबर के अपने। इस प्रकार 12 और 7 हो गए 19, और अभी 2 निबंधात्मक होंगे जो 16 नंबर के होंगे। तो 16 और 19 जोड़कर आपके 35 का पेपर हो जाएगा। अब निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों में पहला ही प्रश्न पूछ लिया कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु आप कौन कौन सी गतिविधियां करवाएंगे, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें हम मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भाषण है, वाद विवाद है, कहानी गायन है, कविता गायन है, दौरान है, वाचन है आदि हम मीडिया के साधनों का प्रयोग करके भी मौखिक अभिव्यक्ति को, कुशलता को बढ़ाने के लिए ऐसी गतिविधियां करवा सकते हैं। अब भाषा और वर्ग के संबंध की विवेचना पूछी गई है, तो आप इसमें भाषा का वर्ग अर्थात यहाँ पर मजदूर वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के संदर्भ में लिखना है आपको। इनमें भाषा का क्या संबंध है? सर्वहारा वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उत्पादन की इकाइयों पर नियंत्रण है, श्रमिक वर्ग है इत्यादि में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि वाक्य रचना में परिवर्तन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसको भी आप अच्छे तरह से कर सकते थे। अदरवाइज आप इसके अथवा में जो है भाषा और जेंडर के बीच संबंध है उनको समझाना है आपको कि जेंडर की अवधारणा के बीच और भाषा के बीच क्या संबंध है, और समाज और व्याकरण ने जेंडर की भूमिका, जेंडर को बनाने में किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभाई है, उदाहरण सहित बता दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे तो आज आपका पेपर बहुत ही आसान लगा। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और बताइए कि आप कितने एक नंबर ला पा रहे हो। आगे के पेपर्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर ले। वहाँ पर हम आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे और पेपर होते ही आपको आंसर सहित बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट और आप अपना प्यार देते रहिएगा। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द अध्यापक बन जाओ, आप जल्द से जल्द अध्यापक बनो, आप सफल हो, आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छुओ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने दोस्तों के पास भी ऐसे वीडियो को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।